हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आवर चेंजिंग अर्थ, यानी हमारी बदलती पृथ्वी के कंटेंट्स पढ़े थे जो कि एनसीईआरटी में गिवन थे। उन सबको खत्म करने के बाद आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू को देखेंगे। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 है, आवर चेंजिंग अर्थ। चलिए फिर एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और सारे आंसर को भी हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। देखिए, मैं हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एमसीक्यू कराने का मेरा पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस चैप्टर को आपने किस हद तक समझा, कितना आपने समझा। अगर आपने पूरा समझ लिया तो आपका एक रिवीजन क्लास हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुएस इज फाउंड इन, यानी कहाँ पर वर्ल्ड का लार्ज लुएस आपको बताना है, यानी लुएस का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है। लुएस जो होता है वो किससे होता है? ये वर्क ऑफ विंड है, यानी कि हवा का काम के अंदर ये आता है। मैंने पूरे चैप्टर में आपको डिटेल में बताया है कि हवा का काम क्या होता है, नदी का काम क्या होता है, नदी के कार्य, हवा के कार्य, है ना, बर्फ के कार्य मैंने बताए हैं आपको, है। तो आपको इन सब चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया है, तो आपको बताना है। मैंने आपको पढ़ाते समय ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि जो लार्जेस्ट लुएस है ना वो चाइना में पाया जाता है ना। तो अगर क्वेश्चन आए कि लुएस का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है, तो वो चाइना में, यहाँ पे सॉरी इंडिया में मैंने टिक कर दिया, वो चाइना में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लुएस होता क्या है? लुएस क्या होता है ना कि जब रेगिस्तानी एरिया में होता है और हवा के कारण होता है, तो क्या होता है, जब मिट्टी के कण जो होता है बहुत महीन हो जाते हैं और हल्के हो जाते हैं ना, तो बहुत दूर हवा उनको बहुत दूर उड़ाती हुई ले जाती है और एक विशाल मैदान में फैल जाती है, और वहाँ पर एक बहुत भंडार हो जाता है, एक ऊंचाई तक वो एक डिपोजिशन हो जाता है जिसको हम लुएस कहते हैं। ठीक है, तो आपको चाइना का लुएस बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजर्ट यू कैन सी रॉक इन ए शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड। आपने डिजर्ट में देखा होगा, आपने रेगिस्तान में क्या देखा होगा? रेगिस्तान में आप मशरूम के आकार की चट्टान देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो आपको इस तरह के मशरूम कैसा दिखता है? कुछ इस तरह का दिखता है। तो इस तरह के आपको दिखेंगे, है ना, इस तरह के शेप के देखेंगे। वो है क्या? वो एक्चुअली मशरूम रॉक होती है ना, मशरूम की चट्टानें होती हैं। नीचे का पोर्शन पतला क्यों हो जाता है? क्योंकि हवा जब चलती है ना तो क्या करती है, नीचे के पोर्शन को उड़ा के कहीं और ले जाती है, और यहाँ से धीरे धीरे यहाँ की जो नीचे का जो पोर्शन है वो आपको क्या दिखती है? पतली दिखती है, और ऊपर आपको मशरूम शेप का दिखता है। और ये कहाँ होता है? ये रेगिस्तानी एरिया में होता है, तो उसे हम मशरूम रॉक के नाम से जानते हैं, मशरूम चट्टानों के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फोर्स विच एक्ट इन ए इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड। हमारे धरती के अंदर, हमारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली बलों को क्या कहा जाता है? हमारे देखिए, हमने दो तरह की फोर्सेस पढ़ी थी, एक इंडोजेनिक फोर्सेस और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी अंतर्जनित फोर्स और बाहर जनित फोर्स, दो तरह के फोर्स हमने पढ़े थे। तो जो धरती के अंदर फोर्स काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अंतर्जनित फोर्स कहते हैं, और जो फोर्स बाहर काम करती है उसको बाह्य जनित फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे वही तो पूछ रहा है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर, है ना, यानी आंतरिक भाग में कौन सी फोर्स काम करती है? इंडोजेनिक फोर्स यानी अंतर्जनिक फोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलता है। ठीक है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज, आपको बताना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है आपका
एंजल फॉल जो है ये कहाँ है, ये वेनेजुएला साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, जलप्रपात, यानी झरना बोलिए या जलप्रपात बोलिए। जलप्रपात किसके कारण बनता है, नदी के कारण बनता है, यानी रिवर के वर्क में अगर हम पढ़ेंगे नदी के कार्य में हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था, वाटरफॉल क्या होता है, जलप्रपात क्या होता है। जब नदी क्या होती है ना, बहुत ऊंचे चट्टान से जब नीचे की ओर गिरती है तो एक झरना, एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसको हम वाटरफॉल कहते हैं। और ये वाटरफॉल दुनिया का अगर सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल अगर की बात करें तो वो एंजल फॉल है। कहाँ है ये, वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, इंडिया में सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन है, तो आपको मैंने बताया था कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटक में आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इट इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट सडनली। अब आपको बताना है कि यह पृथ्वी की पपड़ी में एक छिद्र है जिसके माध्यम से पिघला हुआ पदार्थ अचानक फट जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं, वैल्केनो बोलते हैं। ठीक है, हमने ज्वालामुखी का ऐसे डायग्राम पढ़ा था ना, नीचे क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा होता है, फिर ये वेंट पतला रहता है और एक छोटा सा यहाँ पर आपको होल दिखेगा जो कि उसका क्या होता है, माउथ होता है, जहाँ से आपको लावा निकलता है, और इसको हम क्रैटर बोल रहे थे, इसको हम वेंट बोल रहे थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्यजनिक बल नहीं है। देखिए, वोल्केनो कब होता है, ज्वालामुखी कब फटती है, आंतरिक बल के जब जमीन के अंदर कुछ हलचल होती है तो ये होती है, तो ये तो इंडोजेनिक हो गया। विंड क्या है, एक्सोजेनिक है। सी वेव और ग्लेशियर, यानी आपको क्या बताना था कि कौन सा एक्सोजेनिक नहीं है, तो ये सब क्या है, सब एक्सोजेनिक है। सी वेव क्या होता है, जब समुद्र की लहरें टकराती हैं तो समुद्र की लहरें क्या करती हैं, मूव करते रहती है हवा के कारण, बहुत सारी चीज़ों के कारण, तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण होती हैं। विंड भी, हवा भी वही होता, उसी के कारण होता है, और ग्लेशियर भी। वोल्केनो जो होता है ना, यही नहीं होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी ज्वालामुखी आपका सही आंसर होगा। ये तीनों एक्सोजेनिक फोर्सेस में आते हैं। ठीक है, ये तीनों एक्सोजेनिक फोर्सेस में आते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी नहीं है, कौन सी बाह्यजनिक बल नहीं है, ये आपको बताना था, तो वो ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक के बारे में, है ना। अर्थक्वेक जहाँ, जैसे क्या होता है ना कि आप ये जो एरिया है ये भूपट्टी हो गया आपका, भूपट्टी का मतलब है जो अर्थ क्रस्ट हो गया, है ना। तो इस एरिया में आपको भूकंप आया है, मान लीजिए कोई एक शहर है, भुज है, ठीक है, हमने भुज का एग्जाम्पल भी पढ़ा था, तो ये भुज शहर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो पॉइंट है यहाँ से अर्थक्वेक शुरू हुआ है, लेकिन अगर जो हम ओरिजिन देखेंगे ना, वो जमीन के अंदर पाया जाता है ना, जमीन के अंदर पाया जाता है जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। ठीक है, जहाँ से अर्थक्वेक यानी जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, ये जमीन के अंदर की पार्ट हम बोलेंगे, और ये ऊपर की सतह है जहाँ लोग रहते हैं। तो ये जो पार्ट है जहाँ से स्टार्ट होता है आपका अर्थक्वेक, जिसको हम भूकंप बोलते हैं, भूकंप जहाँ से ओरिजिन पॉइंट होता है, तो इसको हम फोकस बोलते हैं, है ना। तो फोकस के जस्ट ऊपर आपको जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जहाँ पर आपको भूकंप, ऊपर वाले पार्ट पे जहाँ पे भूकंप दिखाई देता है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअली ये नीचे से स्टार्ट होता है, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट को हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं, एपिसेंटर, अधिकेंद्र हम बोलते हैं, है ना, या उपकेंद्री भी हम इसे कहते हैं। आपको ज़्यादातर फोकस नहीं आपको सुनने को मिलेगा, आपको न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि यहाँ पर इसका एपिसेंटर पाया गया है, इस शहर से इतने किलोमीटर दूर आपको एपिसेंटर मिला है। ठीक है, तो ये एपिसेंटर होता है। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, फोकस के ऊपर का जो सरफेस होता है, जहाँ से अर्थक्वेक का पता चलता है, आया तो नीचे से है फोकस से, लेकिन यहाँ से हम बताते हैं कि ये एपिसेंटर होता है, यानी फोकस के ऊपर सतह पर स्थित स्थान को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए मैसिव अर्थक्वेक हिट
भुज टाउन। भुज टाउन कहाँ है? हमारे गुजरात में है। और हमारे इंडिया में अगर सबसे बड़ा भूकंप अगर हम बोले तो कौन सा है? भुज का भुज में जो भूकंप आया था, जिसको भुज अर्थक्वेक के नाम से हम जानते हैं, वो सबसे बड़ा इंडिया में है भूकंप आया था। और इसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। और ये कब आया था? तो ये आया था 26 जनवरी। अब 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको पता है। तो 26 जनवरी 2001 को, यानी भुज शहर में भीषण भूकंप कब आया था? 26 जनवरी 2001। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे, है ना। 8 बजे के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और यहाँ पर क्या हुआ था? बहुत भीषण भूकंप आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। देखिए वही बात आ गई ना, भूपट्टी की वह स्थान जहां से गति शुरू होती है। यानी मैंने फिर से वही चीज में अगर डायग्राम बनाऊं कि ये अर्थ क्रस्ट है और जमीन में यहां से कहीं से भूकंप क्या है हुआ है, भूकंप आना शुरू हुआ है, यानी यहाँ पर कुछ हलचल हुई थी जिसके कारण आपको परिणाम यहाँ देखने को मिला है। तो ये तो हो गया एपिसेंटर, मैंने अभी बताया। और जहाँ से शुरू होता है उसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस के बारे में पूछ रहा है। भूपट्टी का वह स्थान जहाँ से गति शुरू होती है उसे हम फोकस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? डैश मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो काउज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी भूकंप और ज्वालामुखी जैसे डैश हलचलें पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती है। वो किसके कारण होती है? सडन मूवमेंट होता है, यानी अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके कारण, अचानक से क्या होती है, हमारे धरती के अंदर कुछ हलचल होती है, इंडोजेनिक फोर्सेस लगती हैं जिसके कारण आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है, यानी भूकंप देखने को मिलता है, और वोल्केनो यानी ज्वालामुखी जैसे विनाशक गतिविधियां देखने को मिलती है। तो वो किसके कारण होती है? वो इंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होती है और वो सडन होती है, अचानक होती है। आप इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते, आप पहले से लोगों को सतर्क नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इससे जो नुकसान हो सकता है उसको आप कम कर सकते हैं कुछ टेक्निक के कारण, टेक्निक के यूज़ करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमसे? 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब 2 टाइप का फोर्स हमने क्या पढ़ा था? इजी है, इंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, 2 तरह के। अब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड फोर्स, स्लो फोर्स, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, यानी 2 तरह की फोर्सेस कौन है? इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। आप स्पेलिंग का और वर्ड का ध्यान जरूर रखिएगा एग्जाम में। यानी अंतर्जनिक बल और बाह्यजनिक बल, 2 तरह की बल होती है। ठीक है, जिसके कारण हमारे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म तैयार होते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन? इरोजन का मतलब क्या होता है? इरोजन का मतलब क्या होता है ना, कि एक जगह का मिट्टी, कण जो भी है, आप दूसरी जगह हवा जल के प्रभाव के कारण चली जाती है, तो उसको हम इरोजन कहते हैं ना। तो इरोजन का सिंपली हम क्या बोलेंगे? इरोजन का मतलब क्या होता है, यानी अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो ये होता है वेदरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, यानी एक जगह से दूसरे जगह लैंडस्केप का जाना, यानी भूदृश्य का क्षरण बोलते हैं हम इसको हिंदी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। द स्टीप रॉक कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव द सी वाटर इज कॉल्ड। देखिए क्या होता है ना, कि आपने देखा होगा कि जैसे ये समुद्र है ना, समुद्र के किनारे कभी कभी बहुत ऊंची आपको रॉक की दीवार टाइप की दिखेगी, है ना, ऐसे वर्टिकली अबव द सी है, बहुत सी से बहुत ऊपर ऊंचाई पर दिखेगी। मैंने आपकी इसकी इमेज भी बताई थी, है ना। ये मान लीजिए बहुत समुद्र है और एक बहुत ऊंचा पर्वत आपको दिखेगा, है ना, तो बहुत ऊंचा पर्वत और यहाँ पे वो कोस्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सी क्लिफ, याद रखिएगा। समुद्र के पानी से लगभग लंबवत यानी वर्टिकल ऊपर उठते हुए खड़ी चट्टानी तट को हम क्या कहते हैं? तट होता है, याद रखिएगा, किनारा होता है, उसको हम बोलते हैं समुद्री चट्टान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। डैश इज क्लासिफाई एज अ मेजर अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक को कब हम मानेंगे कि बहुत ज्यादा विनाशकारी हो सकता है? ठीक है,
डैश को एक बड़े भूकंप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर रिक्टर स्केल पे अगर उसका जो इंटेंसिटी है वो 2 आता है तो बहुत माइनर माना जाता है। 0.5 भी माइनर माना जाता है। 5 को हल्का फुल्का हम मान सकते हैं, लेकिन मेजर कब होता है? जब बहुत ज्यादा नुकसान की संभावना होती है, जब 7 या उससे ऊपर आता है। याद रखिएगा 7 जो है ना वो खतरे का सूचक है। 7 या उससे ज्यादा आ गया भूकंप तो समझिए कि बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। ठीक है ना, 7 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। When the wind blow, it lift and transport sand from one place to another place. When it stop blowing, the sand fall and get deposit in a low hill-like structure. These are called. ठीक है, कहने का मतलब है कि जब हवा चलती है तो यह रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ये बात सभी जानते हैं। जब हवा चलना बंद हो जाती है तो ये रेत नीचे गिरती है और एक छोटी पहाड़ी जैसा संचालनों में जमा हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? देखिए क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना, सैंड ड्यू के बारे में मैंने पढ़ाया था कि जब हवा चलती है तो एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के ले जा रही है। जब हवा चलना बंद हो जाती है तो ये जहाँ की रेत जहाँ तक उड़ के गई रहती है वहीं पे स्थिर हो जाती है। तो आपको इस तरह के कुछ शेप दिखाई देते हैं, इस तरह के, है ना। उसको हम सैंड ड्यू कहते हैं, रेत के टीले बोलते हैं, है ना। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 16। कुल 20 क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये सारा आपका रिवीजन क्लास हो गया इस चैप्टर का, है ना। द अर्थ मूवमेंट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश विच काउज देम टू मूव। यानी पृथ्वी की हलचलों को डैश के आधार पर विभाजित किया जाता है जो उनकी गति प्रदान करता है। यानी पृथ्वी की हलचल किससे होता है? आपकी पृथ्वी की हलचल फोर्स पे, बल पे डिपेंड करता है। पृथ्वी पे हलचल कैसे होता है? फोर्स होता है। फोर्स अलग 2 तरह की फोर्सेस लगती है, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, यानी बाह्य और आंतरिक बल के कारण हमारे पृथ्वी की सतह पर आपको हलचल देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन द रिवर टम्बल एट ए स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन टू स्टीप वैली साइड इट फॉर्म। देखिए क्या होता है, रिवर क्या होती है? रिवर क्या होती है? जब ऊंचे चट्टान से नीचे गिरती है ना, वैली में अंदर प्रवेश करती है तो ऊपर के चट्टानों से नीचे ऐसे गिरती है, स्टीप कोण बनाते हुए। जब नदी बहुत कठोर चट्टानों पर या एक खड़ी घाटी की ओर तीव्र कोण बनाती है, यानी ऊपर से नदी जब नीचे गिरती है ना तो वाटरफॉल बनाती है, जिसको हम जलप्रपात कहते हैं या उसको झरना भी कहते हैं ना। झरना कहिए या जलप्रपात कहिए या वाटरफॉल कहिए। ठीक है, हमने अभी हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड पढ़ा था, कौन सा था? एंजल वाटरफॉल, और इंडिया का है कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि नेचुरल कैविटी ऑफ द वीक रॉक फाउंड बाय द एक्शन ऑफ वेव। तो सी वेव के कारण एक नेचुरल कैविटी होती है। वर्क ऑफ सी वेव भी हमने पढ़ा था, यानी समुद्र लहरों का भी बहुत कुछ काम होता है। जैसे क्या है ना कि समुद्र में बड़े बड़े पर्वत रहते हैं, है ना, चट्टाने रहती है। अब सी वेव क्या होती है ना, चट्टानों से टकराती है, टकराते रहती है और क्या होती है, एक कैविटी की तरह, एक गुफा की तरह बना लेती है, जिसको हम सी केव कहते हैं, है ना। ठीक है, तो यही तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द नेचुरल कैविटी ऑफ द वीक रॉक फाउंड बाय द एक्शन ऑफ तरंगों की क्रियाओं से निर्मित कमजोर चट्टानों की प्राकृतिक गुफा क्या होती है? सी केव होती है, समुद्री गुफाएं होती है। फिर क्या होता है कि ये फिर टकराते रहती हैं और ये 1 या 2 या 1 महीने 2 महीने या 1 साल 2 साल में नहीं होता, ये बहुत लंबे टाइम के बाद आपको ऐसा कैविटी देखने को मिलेगा जो कि सी वेव होता है। फिर यहाँ पे लहरें टकराएंगी तो क्या होता है कि आपको एक आर्च की तरह बन जाता है, इस पार से उस पार आपको दिखने लगता है और बस छत रह जाती है, तो उसको हम सी आर्च कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है कि इस छत भी टूट जाती है और सिंगल बच जाता है, उसको हम सी स्टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है पूरे चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 देखेंगे तो 19 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा। देखिए मैं आपको बता दूं, आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि कुछ रिवर होती है जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, कुछ रिवर होती है जो एस्चुरी बनाती है। तो आपको बताना है कि कौन सी रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए हमारा अगर इंडिया का मैप अगर मैं देखूँ, रफली मैप ड्रॉ करूँ, तो ये अगर हमारा इंडिया का मैप है, ये गुजरात वाला एरिया है, ये हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब इस तरह से मैंने एक बनाया। तो जो मैं आपको बताऊं, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो पश्चिम की ओर बहती है ना, वो क्या बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। और जो पूरब की ओर बहती है
यानी जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, है ना, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो आपको अरब सागर में गिर रही है वो बनाती है एस्चुरी। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन सी रिवर अरब सागर में गिरती है। तो देखिए गोदावरी जो है ना वो ईस्ट फ्लोइंग है ना, गोदावरी यहाँ कहीं महाराष्ट्र से निकलती है, ईस्ट फ्लोइंग है, कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। महानदी भी यहाँ गिरती है, महानदी भी, नर्मदा और कृष्णा भी आपको इधर ही कहीं गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। आपको यहाँ पे नर्मदा दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो वो नर्मदा है। नर्मदा क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि नर्मदा क्या है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कुल 4 रिवर को हम वेस्ट फ्लोइंग करते हैं, जिसमें से अब 3 का अगर मैं नाम बताऊं तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये सब क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और ये यहाँ जाके गिरती हैं अरब सागर में, ठीक है, और ये बनाती है एस्चुरी, ये डेल्टा नहीं बनाती है। अब कहाँ से नर्मदा कहाँ से निकलती है, आपको यहाँ पे विंध्यास रेंज है और यहाँ पे सतपुरा रेंज है, उसके बीच से नर्मदा आपको निकलती है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा, और नर्मदा एक बहुत बड़ी नदी है, और आपको मैं बोल दूं कि लाइफ लाइन है मध्य प्रदेश की, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ एन मशीन। अर्थक्वेक को किस मशीन से, किस इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं, याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ हम उसे बोलते हैं। सिस्मोग्राफ से हम कितने इंटेंसिटी के, कितने रिक्टर स्केल पर आपका अर्थक्वेक आया, जो हम 7.52 की बात कर रहे थे ना, तो 7 जो होता है वो मैसिव माना जाता है, तो सिस्मोग्राफ जो होता है वो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये थे आज के कुल 20 क्वेश्चन। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।